Hello everyone, welcome to the revision session part 2 of costing syllabus। ये वीडियो एप्लीकेबल रहेगा सेम इंटर सी इंटर वालों बच्चों के लिए। ठीक है। चैप्टर का नाम है ओवरहेड। ओवरहेड चैप्टर बहुत ही लेंदी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा क्लास लगता है क्लास करते वक्त। तो ओवरहेड को समराइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मतलब क्लास तो कर ली अपने, पर ओवरहेड में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स है, बहुत ज़्यादा फॉर्मूला, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स, वो सबको एकदम रिकॉल करना मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। तो ये वीडियो अगर आप देख लेते हो पूरा एंड तक, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, जो मैं एकदम कोशिश करूँगा, जो इस वीडियो के जरिए आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट ब्रसअप हो जाए और आप जब सम्स बनाने बैठो तो आपको सब का सब कॉन्सेप्ट एकदम यहाँ से आए। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ओवरहेड चैप्टर से। ओवरहेड चैप्टर में टॉपिक्स टू बी कवर्ड क्या क्या है? एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट सीखेंगे, रीअपोर्शनमेंट सीखेंगे जिसका 4 मेथड्स रहेगा, ओवरहेड रिकवरी, एब्जॉर्प्शन रेट, अंडर और ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सबसे पहले समझते हैं एलोकेशन क्या होता है। एलोकेशन मतलब एग्जैक्ट पता हो किस डिपार्टमेंट में कितना खर्चा लगा। एग्जाम्पल स्टोर्स डिपार्टमेंट, अपने को पता चल जाएगा कौन सा डिपार्टमेंट में कितना खर्चा एग्जैक्ट लग रहा है। ठीक है। अपोर्शनमेंट क्या होता है? जब कोई खर्चा टोटल में लगे तो उसको हम डिवाइड करेंगे, उसको बाइफरकेट करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? अपोर्शनमेंट। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल हम लोग मतलब सेग्रीगेट कर पाएंगे, जो इसमें इतना लगा इसमें इतना लगा? नहीं, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे, उसको हम अपोर्शनमेंट करेंगे। ठीक है ना। कहाँ गया पीडीएफ? ये रहा। पहले इसको हटा देता हूँ मैं। चलो देखो, सबसे पहले कॉस्ट से बात करते हैं। कॉस्ट का 3 बाइफरकेशन है, मटेरियल, वेजेस, एक्सपेंसेस। कॉस्ट का क्या क्या बाइफरकेशन है? मटेरियल, वेजेस एंड एक्सपेंसेस। वेजेस लेबर को मिलता है, पता ही आपको। लेबर चैप्टर आपका रिवीजन वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, नीचे आपको वीडियो के नीचे भी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है। तो 3 पार्ट है, मटेरियल, वेजेस एंड एक्सपेंसेस। ये तीनों का भी फर्दर बाइफरकेशन है। क्या चीज? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट सारा मतलब मटेरियल, वेजेस एंड एक्सपेंसेस का डायरेक्ट नेचर का खर्चा कहाँ जाएगा? प्राइम कॉस्ट में। किस में जाएगा? प्राइम कॉस्ट में। कॉस्ट शीट में आपने पढ़ा होगा, प्राइम कॉस्ट में जाएगा। और इनडायरेक्ट नेचर कहाँ जाएगा? ओवरहेड में, जो अपना चैप्टर का मेन डिस्कशन है। मतलब ऑल द इनडायरेक्ट नेचर कम्स टू द ओवरहेड पार्ट ऑफ द डिस्कशन। ठीक है। ओवरहेड को भी हम 3 फर्दर बाइफरकेट कर सकते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड मतलब फैक्ट्री में इनडायरेक्ट लगने वाला खर्चा। ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, ऑफिस में इनडायरेक्ट लगने वाला खर्चा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेल करते वक्त, डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त अपने को इनडायरेक्ट खर्चा लगने वाला। ठीक है। तो ओवरहेड क्या डिनोट करेगा? ओवरहेड डिनोट्स द aggregate, aggregate मतलब sum total of indirect material, indirect wages and indirect expenses, which can be further be classified on functional basis of factory overhead, office and admin overhead and selling and distribution overhead। मेरे साथ साथ आप बोलते जाइएगा, आपको सब चीज याद हो जाएगा। ठीक है। मान के चलो मेरा एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में 4 डिपार्टमेंट है, स्टोर्स डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ठीक है। ये 4 डिपार्टमेंट जो है सो सपोर्ट और सर्विस प्रोवाइड करता है। किसको सर्विस प्रोवाइड करता है और सपोर्ट करता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, जो डायरेक्टली फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स को बनाती है। कटिंग डिपार्टमेंट मॉइस्चर। मान के चलो ये मेरा आईटीसी कंपनी है, ठीक है ना। और आईटीसी कंपनी मान के सिगरेट डिवीजन है, तो क्या चीज बनाती है? कटिंग डिपार्टमेंट इसका रहेगा मॉइस्चर एंड फ्लेवर, पैकिंग। ये 3 डिपार्टमेंट क्या रहेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जो फिनिश्ड गुड्स को बनाएगा। ठीक है। और उसको सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा? एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड स्टोर्स डिपार्टमेंट। ये 4 डिपार्टमेंट क्या होगा? सपोर्ट और सर्विस डिपार्टमेंट। एंड ये 3 क्या हो गया? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है। स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड रिकवरी रेट। ठीक है। स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड रिकवरी रेट। ओवरहेड रिकवरी रेट को निकालने के लिए अपने पास वेरियस 3 स्टेप्स 4 स्टेप्स वेरियस स्टेप्स है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, कॉस्ट एलोकेशन। कॉस्ट को एलोकेट करेंगे कैसे? डायरेक्टली रिलेटेड टू स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। कॉस्ट एलोकेशन का मतलब क्या हुआ? जो डायरेक्टली रिलेट करता है स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में। इट रेफर्स टू द असाइनमेंट और अलॉटमेंट ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट टू स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। इन अदर वर्ड्स, when a cost is directly identifiable or attributed to a specific department, we allocate such cost to that department। जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल, उसको एलोकेशन रहेगा, वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, मतलब वो डायरेक्ट मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं आएगा, वो किस में आएगा? सर्विस डिपार्टमेंट में। ठीक है। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, ये सारा चीज क्या होगा? एलोकेशन रहेगा। ठीक है। उसको हम लोग सर्विस डिपार्टमेंट में बांटेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं बांटेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट बन जाता है।
स्टेप 2 विल बी कॉस्ट अपोर्शनमेंट। कॉस्ट अपोर्शनमेंट मतलब आफ्टर एलोकेशन करने के बाद द कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स एंड और अपोर्शन कॉमन एक्सपेंसेस ऑन सुटेबल और रैशनल बेसिस। कौन कौन सा बेसिस पे? जैसे कि रेंट है तो रेंट को हम फर्दर किस में अपोर्शन कर सकते हैं, किस में बांट सकते हैं? एरिया और फ्लोर स्पेस पे रेशियो रहेगा, उस रेशियो पे अपने रेंट को बांटेंगे फर्दर, ठीक है। डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी में लगने वाला खर्चा किस में जाएगा? वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी में। थर्ड वन इज डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑन बिल्डिंग। मतलब कहाँ चले गए? थर्ड वन क्या है अपना? डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑन बिल्डिंग। किसमें उसको हम एडीए पोर्शन करेंगे एरिया पे, ठीक है ना। नंबर 4 इज लाइटिंग, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो भी लग रहा है वो किस पे होगा? नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स पर। मैं आपको कान लाऊं, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नोट्स बताता हूँ। अगर क्वेश्चन साइलेंट रहे, लाइट पॉइंट्स नहीं दिया रहेगा, तो हम लोग किस पे बांटेंगे? एरिया बेसिस पे बांटेंगे। किस पे बांटेंगे? एरिया बेसिस पे बांटेंगे, ठीक है। फिफ्थ वन इज पावर चार्जेस। पावर चार्जेस मतलब अब देखो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में हम लोग की तरह एक बल्ब तो जलेगा नहीं, उसमें वेरियस बल्ब्स जलेंगे, वेरियस प्लांट्स जलेंगे, तो उसमें क्या होगा? उसमें पावर चार्जेस कैसे एरिया पोर्शन करेंगे? किलोवाट आवर और हॉर्स पावर, वैसे वैसे, ठीक है। स्टोर्स एक्सपेंसेस इसमें डायरेक्ट मटेरियल में, ठीक है। कैंटीन एक्सपेंसेस को हम ड्रॉ वाला रख लेते हैं। स्टोर्स एक्सपेंसेस किस में बांटेंगे? डायरेक्ट मटेरियल में बांटेंगे, ठीक है ना। कैंटीन एक्सपेंसेस, स्टाफ वेलफेयर। अब मान के चलो कैंटीन का जो भी खर्चा है वो कौन खाएगा? एम्प्लॉयज खाएगा, तो किस में बांटेंगे? हम उसको सेग्रीगेट करेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में, ठीक है। स्टेप 3 है अपना क्या? कॉस्ट को रीअपोर्शनमेंट करना। हमेशा याद रखना स्टेप 1 एंड स्टेप 2 विल बी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आ गए हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रहेगा? रीअपोर्शनमेंट करेंगे हम लोग। रीअपोर्शनमेंट दो पार्ट में हो सकता है। ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, मतलब एक अपना देखो रीअपोर्शनमेंट का 4 मेथड्स है। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, सेकंड वन इज रेसिप्रोकल बेसिस, थर्ड वन इज नॉन रेसिप्रोकल बेसिस जिसमें अपने फर्दर बाइफर्केशन है, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं रीअपोर्शनमेंट का दो डिवीजन क्या क्या है। ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट विल बी रीअपोर्शनड ओनली अमंग्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मतलब मान के चलो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स और वाई है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी सी है, तो सर्विस डिपार्टमेंट का जो ओवरहेड है ना वो किसमें रीअपोर्शन होगा? किसमें बटेगा? ओनली अमंग्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। मतलब सर्विस डिपार्टमेंट वाई में भी नहीं बटेगा, एक्स का सब में किसमें बटेगा? ए बी सी में बटेगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। नंबर 2 आता है ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट विल बी रीअपोर्शनड बोथ अमंगस्ट प्रोडक्शन एज वेल एज अदर सर्विस डिपार्टमेंट। मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी जाएगा और सर्विस डिपार्टमेंट में भी जाएगा। इसका दो मेथड है, याद रखना। एक है अपना रेसिप्रोकल बेसिस, सेकंड वन इज नॉन रेसिप्रोकल बेसिस। फर्स्ट वन बात करता है रेसिप्रोकल बेसिस। इसमें दो मेथड है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, साइमल्टेनियस डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बार बार रिपीट करेगा। रिपीटेड क्या करेगा? बार बार रिपीट करेगा, बार बार बांटेगा उसको, ठीक है ना। उसको वेरियस स्टेप्स है। सेकंड वन इज साइमल्टेनियस एंड नॉन रेसिप्रोकल बेसिस में क्या क्या मेथड है अपना? स्टेप डाउन और स्टेप लैडर मेथड। अब हम उसको एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे के थोड़ा सा आगे वीडियो में। सबसे पहले कुछ गजब बवाल नोट अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट में डाल लेते हैं। सुपर डुपर गजब बवाल नोट, ये एकदम क्वेश्चन में आपको ध्यान में रखना है। क्या चीज ध्यान में रखना है? We should not consider direct material, direct wages, direct expenses of production department since it forms part of prime cost। हम पहले ही बोल चुके हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम उसको नहीं इंक्लूड करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनता है। However, we should consider direct material, direct wages and direct expenses of service department since it is indirect in nature from company's perspective। ठीक है। रेसिप्रोकल बेसिस मतलब दिस मेथड गिव्स कोग्निसेंस। कोग्निसेंस मतलब इज्जत देता है। किस चीज को इज्जत देता है? टू द फैक्ट दैट एवरी सर्विस डिपार्टमेंट, मेरे साथ साथ बोलिए, एवरी सर्विस डिपार्टमेंट रेंडर सर्विसेज टू एंड रिसीव सर्विसेज फ्रॉम अदर सर्विस डिपार्टमेंट। मतलब ये इज्जत देता है एकदम, मतलब लॉजिकल सेंस में समझो। सर्विस डिपार्टमेंट में क्या सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस देगा? नहीं, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी सर्विस देगा। क्या सिर्फ सर्विस देगा? नहीं, सर्विस लेगा भी। अब उसको खाने चाहिए ना, एम्प्लॉइज है, अगर उसको कैंटीन का एक्सपेंसेस होगा, बहुत सारी चीजें होता है, तो वो सर्विस देगा और सर्विस लेगा। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल बेसिस। इन सच अ सिनेरियो वी विल रीअपोर्शन द ओवरहेड यूजिंग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। ठीक है ना। तो इलुस्ट्रेशन इसको हम समझते हैं इलस्ट्रेशन से। सबसे पहले मान के चलो ओवरहेड दिया हुआ है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट 2 है, 1 एंड 2।
5 lakhs, 4 lakhs, 3 lakhs, 2 lakhs, ये अपना ओवरहेड दिया हुआ है, ठीक है। सर्विसेज रेंडर्ड बाय सर्विस डिपार्टमेंट 1, 50% सर्विस दे रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 को, 30% सर्विस दे रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 को, एंड 20% सर्विस किसको दे रहा है, सर्विस डिपार्टमेंट 2 को, ठीक है ना। ऐसे ही सर्विस डिपार्टमेंट 2 40 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 को दे रहा है, 30 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 को दे रहा है, एंड कितना दे रहा है, कितना है जी, 30% किसको दे रहा है, सर्विस डिपार्टमेंट 1 को, ठीक है ना। तो अब इसमें हम समझते हैं जो दो मेथड अपने सीखे हैं वो एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच से, जिससे अपना सम्स बनाने में एकदम मक्खन की तरह बने। देखो, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, नाम से पता चला बार बार प्रोसेस को रिपीट हो रहा है, बार बार प्रोसेस को रिपीट हो रहा है, मतलब मान के चलो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 है और सर्विस डिपार्टमेंट 2 है। टोटल ओवरहेड आफ्टर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद टोटल ओवरहेड दिया हुआ है, रीअपोर्शन करेंगे। देखो ध्यान से समझता है एक बात चीज, इसमें ना क्या होता है, सर्विस डिपार्टमेंट 1 एंड सर्विस डिपार्टमेंट 2 वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को और सर्विस डिपार्टमेंट दोनों को सर्विस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और वो बेसिस पे होगा, वो बेसिस अपना दे दिया रहेगा क्वेश्चन में, या तो रेशियो प्रोवाइड कर देगा या तो हम उसको रीअपोर्शन कर देंगे, ठीक है। तो उसको ना हम लोग बांटते चलेंगे हमेशा, मतलब ना उसमें क्या होता है, एक बार नोट पढ़ लेते हैं। द ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट शुड बी रीअपोर्शन्ड ऑन अ कंटीन्यूअस बेसिस, मतलब उसको हम लोग जब तक बांटेंगे तब तक वो नेगेटिव नहीं हो जाए, लेकिन फॉर एग्जाम पर्पस, मतलब एक बार हम इसको इलू से ही समझते हैं। देखो ध्यान से, मान के चलो इसका 3 लाख है सर्विस डिपार्टमेंट 1 में, अब वो उसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करेगा 5:3:2 में, मतलब PD1 PD2 एंड ST2 में बांटा। फिर जाके यहाँ पे इसका सर्विस डिपार्टमेंट 2 को बांटेंगे। अब देखो पहले क्या था, 2 लाख था आफ्टर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसमें 60,000 और जुड़ गया तो 2,60,000 को बांटेंगे, फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे, साइकिल बनाएंगे। और एग्जाम पर्पज में हम सिर्फ 3 साइकिल पे ही फोकस करेंगे, साइकिल 1, साइकिल 2 एंड साइकिल 3, ये लास्ट साइकिल रहेगा। मतलब ऐसे तो अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे तो बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस चलेगा, कितना प्रोसेस करेंगे, इसीलिए फॉर एग्जाम पर्पज अपने को सिर्फ 3 साइकिल ही कंसिडर करना है फॉर इन कंसेप्ट ऑफ रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है। और हाँ, और ये भी इंपॉर्टेंट नोट, द ऑप्शन ऑफ लास्ट सर्विस डिपार्टमेंट इन लास्ट साइकिल शुड वेरी अ परसेंट ओनली अमंगस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ओनली अमंगस्ट किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ठीक है। सेकंड वन इज साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, ये है स्मार्ट मेथड। रिपीटेड तो बोका मेथड था, उसमें क्या था, रिपीट कर रहा था, बार बार उसको साइकिल को रिपीट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहा है। बट साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में स्मार्ट वे में उसको हम टोटल ओवरहेड को कैलकुलेट करेंगे एंड उसको हम फर्दर रीअपोर्शन करेंगे। देखो इस मेथड में क्या होगा, सेम इलू था, उसमें क्या था, टोटल ओवरहेड अपना दिया हुआ था, पर इसमें हम क्या करेंगे, टोटल ओवरहेड निकालेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऐसे जैसे उस क्वेश्चन में था प्रीवियस में, ऐसे इसमें भी दिया हुआ है। अब इसको हम रीअपोर्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। लेकिन ध्यान से देखो, इसमें ये 3 लाख को हम रीअपोर्शन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे 3 लाख नहीं है, ठीक है ना। कट क्यों नहीं रहा है भाई, कट जा, हाँ। और ये 2 लाख यहाँ पे नहीं हम बांट रहे हैं, कुछ और भी अमाउंट आ जा रहा है, क्या अमाउंट आ जा रहा है वो हम डिस्कस करेंगे। वो मतलब टोटल ओवरहेड अपना कैलकुलेट होता है, वो हम लोग ऊपर से निकालते हैं। देखो ध्यान से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ना टोटल ओवरहेड निकालेंगे सर्विस डिपार्टमेंट 1 और सर्विस डिपार्टमेंट 2 का। 1 को मान लेंगे x और 2 को मान लेंगे y, ठीक है। x का इक्वेशन क्या होगा, 3 लाख प्लस 0.3y। अब आप पूछोगे 3 लाख प्लस 0.3y कहाँ से आया, ध्यान से देखो, देखो सर्विस डिपार्टमेंट 1 में कितना था, 3 लाख, ठीक है। और सर्विस डिपार्टमेंट 2 से उसको कितना सर्विस मिल रहा था, कितना सर्विस मिल रहा था भाई साहब, देखो ध्यान से, कितना 20% मिल रहा था, और यहाँ पे 30% मिल रहा था, और यहाँ पे कितना है, 2 लाख। अब तो आपने देख लिया, अब यहाँ पे देखो x का 3 लाख प्लस 0.3y, ठीक है। 0.3y कैसा आया, 30 डिवाइड बाय 100। 2 लाख, y का क्या हो गया, 2 लाख प्लस x का कितना, 20 डिवाइड बाय 100, दैट इज 0.2x, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन आया, दोनों को साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसे हम सॉल्व करते हैं। बेसिक मैथ्स से, मेरा मैथ्स कमजोर था, ये मैथ्स आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके साइमल्टेनियस इक्वेशन से बनाओगे, y का वैल्यू आ जाएगा और x का वैल्यू आ जाएगा, वो दोनों वैल्यू को पुट करोगे तो टोटल ओवरहेड का वैल्यू भी आ जाएगा। और वो टोटल ओवरहेड को यहाँ पे देखो 3,82,979 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे 2,76,596 सर्विस डिपार्टमेंट 2। ये दोनों को फर्दर हम रीअपोर्शन करेंगे, ये एकदम स्मार्ट वे है और एकदम जल्दी बन जाएगा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, ठीक है।
अब अपना नेक्स्ट मेथड है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये मेथड क्या बात करेगा? अंडर दिस मेथड द ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट विल बी रीअपोर्शन्ड ओनली अमंगस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं जाएगा, ये किस में जाएगा? सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। ठीक है। नॉन रेसिप्रोकल बेसिस स्टेप डाउन मेथड, स्टेप लैडर मेथड। अब ये मेथड क्या बात करता है? स्टेप डाउन स्टेप लैडर मेथड, नाम से समझ में आ रहा, सीढ़ी वाला मेथड, मतलब ऊपर से नीचे आएगा या नीचे से ऊपर जाएगा। वी शुड फॉलो द फॉलोइंग सीक्वेंस इन विच ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट शुड बी रीअपोर्शन्ड। मतलब ये मेथड में अपने को क्या चीज समझेंगे? जो हम लोग जो ज्यादा जितना ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करेगा ना, वो ऊपर से नीचे आएगा। ठीक है, देखो ध्यान से। नंबर 1, द ओवरहेड ऑफ दैट सर्विस डिपार्टमेंट शुड बी रीअपोर्शन्ड फर्स्ट व्हिच रेंडर सर्विसेज टू मैक्सिमम नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स को सर्विस प्रोवाइड करेगा, वो ओवरहेड सबसे पहले हम उसको रीअपोर्शन करेंगे। सेकंड वन इज व्हेन ऑल द सर्विस डिपार्टमेंट रेंडर सर्विसेज। अब मान के चलो कोई ऐसा केस है, दोनों ही सर्विस डिपार्टमेंट इक्वल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओवरहेड चेक करेंगे। ठीक है ना? नोट, once the overhead of a service department has been reapportioned, अगर overhead of service department reapportioned हो जाता है, it will not receive any share of overhead from other service department। तब वो other service department से शेयर नहीं पाएगा। ठीक है ना? ये भी एक कॉन्सेप्ट था। अब आता है अपना ओवरहेड रिकवरी और एब्जॉर्प्शन रेट का कॉन्सेप्ट। ये क्या है? स्टेप 4 रहेगा। मतलब आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, जब प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो गया, तब क्या करता है? द कंपनी विल कैलकुलेट द रेट एट विच इट विल रिकवर इट्स अमाउंट ऑफ ओवरहेड फ्रॉम द कस्टमर। वो अमाउंट रिकवर करेगा किससे? कस्टमर से। दिस रेट इज नोन एज ओवरहेड रिकवरी और एब्जॉर्प्शन रेट। वो रिकवरी अंडर रिकवरी भी हो सकता है, ओवर रिकवरी भी हो सकता है, वो चीज सीखेंगे। देखो ध्यान से, इसका बहुत सारा फॉर्मूला है। नंबर ऑफ यूनिट्स, अगर मान के चलो नंबर ऑफ यूनिट्स दिया रहेगा तो बहुत ही इजी फॉर्मूला है, मैं आपको एकदम टेक्स्ट के साथ समझाऊंगा। देखो ध्यान से, बजटेड ओवरहेड, एक चीज याद रखना, हम बात कर रहे हैं क्या ना? बजटेड ओवरहेड। बजटेड ओवरहेड मतलब कंपनी ने बजट किया है ओवरहेड को, ये हमेशा ऊपर में रहेगा और नीचे क्या रहेगा? जो निकालना है, नंबर ऑफ यूनिट्स डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स। मतलब ऊपर में हमेशा क्या रहेगा फॉर्मूला का? बजटेड ओवरहेड। किस में रहेगा? रुपीस में रहेगा। किस में रहेगा? रुपीस में। डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम क्या करें? बजटेड यूनिट्स। अब देखो यहाँ पे रुपीज है, यहाँ पे यूनिट्स है, तो यहाँ पे क्या आ गया? रुपी पर यूनिट, रुपी पर यूनिट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में क्या आएगा? जैसा कि मैंने बोला, बजटेड ओवरहेड हमेशा रहेगा ऊपर में, नीचे क्या आएगा? बजटेड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। किस में रहेगा? रुपीस। अब देखो ध्यान से, रुपी रुपी कैंसिल, देखो रुपी और रुपी कैंसल, तो क्या बचा? 100%, तो परसेंटेज में आएगा, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। नीचे देखो डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट, मतलब डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट मतलब लेबर को कितना हम कॉस्ट दे रहे हैं, मतलब जितना बजटेड ओवरहेड है डिवाइडेड बाय बजटेड डायरेक्ट वेजेस, ₹100। इसमें भी रुपी रुपी कैंसिल, तो आ गया अपना परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। प्राइम कॉस्ट क्या बात करेगा? बजटेड ओवरहेड रुपीस में डिवाइडेड बाय बजटेड प्राइम कॉस्ट, दोनों क्या है? रुपी रुपी, रुपी रुपी कैंसिल, क्या आएगा? परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट। ठीक है। फिफ्थ वन इज इंपॉर्टेंट, लेबर आवर एंड मशीन आवर। इस पे क्वेश्चन ज्यादा बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है? अगर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है तो हम क्या बात करेंगे? लेबर आवर पे बात करेंगे। मतलब बजटेड ओवरहेड रुपीस डिवाइडेड बाय बजटेड लेबर आवर। इसमें हम आवर पे बात करें, रुपी का बात नहीं करें, पैसा का काम खत्म। अब क्या कर रहे हैं? आवर का बात करें, तो इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा? रुपी पर लेबर आवर। मशीन आवर किसमें काम आएगा? कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में। बजटेड ओवरहेड रुपीस में डिवाइडेड बाय बजटेड मशीन आवर, क्या आएगा फॉर्मूला? रुपी पर मशीन आवर। ठीक है, इलू से समझते हैं। बजटेड ओवरहेड मान के चलो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 का 5 लाख है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 का 4 लाख है एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 का 3 लाख है। बजटेड लेबर आवर देकर रखा है 50,000, 50,000 एंड 1 लाख। देखो दो मेथड है इसका, एक होता है अपना सिंगल और ब्लैंकेट ओवरहेड रिकवरी रेट। इस पे आपको एमसीक्यू पूछ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकता है, एमसीक्यू पूछ सकता है, फिर आपको थ्योरी में भी आ सकता है। सेम एंटर बोथ इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिए। सिंगल और ब्लैंकेट ओवरहेड रिकवरी रेट क्या होता है? हियर वी कैलकुलेट, आपको मैं पहले हिंदी में समझाता हूँ। यहाँ पे क्या होगा? होल फैक्ट्री का जितना भी होल खर्चा है उसको हम डिवाइड करेंगे। मतलब हियर वी विल कैलकुलेट ओवरहेड रिकवरी रेट फॉर एंटायर फैक्ट्री एज अ होल एंड नॉट ऑन डिपार्टमेंटल बेसिस। डिपार्टमेंट बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। इसमें क्या करेंगे? बजटेड ओवरहेड तीनों का निकालेंगे, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, तीनों को जोड़ेंगे, 5 4 9 9 3 12, 12 लाख डिवाइडेड बाई यहाँ पे लेबर आवर कितना है? 50 50 1, मतलब 2 लाख। तो 12 डिवाइड बाई 2 लाख कितना होगा? 6 रुपीज पर लेबर आवर। ये हो गया मेथड 1, सिंगल और ब्लैंकेट ओवरहेड रिकवरी रेट। मेथड 2 बात करता है मल्टीपल और डिपार्टमेंटल ओवरहेड रिकवरी रेट। इसमें क्या होगा? हियर वी कैलकुलेट ओवरहेड रिकवरी रेट फॉर ईच डिपार्टमेंट। ईच डिपार्टमेंट कैसे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 का 5 लाख बाई 5,000, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 का 4 लाख बाई 50,000 एंड प्रोडक्शन 3 का 3 लाख डिवाइड बाई 1 लाख।
इससे अपना निकल जाएगा। इसको हम बोलते हैं मल्टीपल और डिपार्टमेंटल ओवरहेड रिकवरी रेट, मतलब डिपार्टमेंट वाइज हम ओवरहेड रिकवरी रेट को कैलकुलेट करेंगे। समझ में आया? इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी एंड दो मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब बात करेंगे अंडर और ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड अंडर भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। मान के चलो बजटेड किया हमने 5 लाख, अब बजटेड लेबर आवर था अपना 50,000 आवर, ठीक है। स्टेप 1 ओवरहेड रिकवरी रेट निकालना, हमने फॉर्मूला सीख रखा है, बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड लेबर आवर, मतलब 5 लाख डिवाइड बाय 50,000। तो रेट पर आवर कैसे निकलेगा? ₹10 पर लेबर आवर। ये बिगिनिंग में हुआ। स्टेप 2 क्या है? एक्चुअल लेबर आवर। मान के चलो एक्चुअल लेबर आवर कितना लगा? 45,000 थ्रू आउट द ईयर। तो ओवरहेड रिकवर फ्रॉम कस्टमर कितना रिकवर कर पाए? रेट कितना है? 10 निकाले तो 45,000 इंटू 10 क्या आ गया? 4.5 लाख रुपया। स्टेप 3 अपना एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड। मान के चलो अपना एक्चुअल ओवरहेड कितना इनकर्ड हुआ? 4,70,000। तो अंडर रिकवरी कितना हुआ पता है? 4,70,000 इनकर्ड हुआ, माइनस करेंगे ओवरहेड रिकवर कितना कर पाए? 4.5 लाख। तो मतलब रिकवरी कम कर पाए ना कितना? 20,000 से कम। इस चीज को क्या बोलते हैं? अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड, मतलब हम कस्टमर से 20,000 कम रिकवर कर पाए, ठीक है। अब देखो ये ट्रीटमेंट ऑफ अंडर और ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड, इस ट्रीटमेंट को हम क्या करेंगे? ध्यान से देखो, मान के चलो अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड है 30,000। कितना है? 30,000, ठीक है। अब इसका ना दो केस हो सकता है, इसका दो ट्रीटमेंट हो सकता है। एक हो सकता है ना नॉर्मल रेट इंक्रीज, मान के चलो कुछ 60% ही बढ़ा था, ठीक है ना। और एबनॉर्मल रीजन, इस पे ना क्वेश्चन आपको बन सकता है, एकदम ध्यान से रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट को इलू से समझते हैं। देखो एबनॉर्मल रीजन क्या क्या हो सकता है? मान के चलो डिफेक्टिव प्रोडक्टिव प्लानिंग है, तो ये एबनॉर्मल रीजन हो सकता है, इसके कारण अंडर रिकवरी हो सकता है अपने को। तो नॉर्मल रेट इंक्रीज होगा, मान के चलो 30,000 था जिसमें से 60% बढ़ा, तो 30,000 का 60% कितना आ गया? 18,000 विल बी अब्सॉर्ब बाय गुड यूनिट्स फिनिश गुड्स एंड WIP। और बाकी क्या बचा? 30,000 में 18,000 जब नॉर्मल रेट इंक्रीज हो गया तो एबनॉर्मल रीजन से कितना हुआ? 12,000 का नुकसान। और जब भी 12,000 का एबनॉर्मल नेचर का होगा तो किस में जाएगा? कॉस्टिंग पीएल में। याद रखना, मेरे साथ बोलिएगा, 12,000 का जो एबनॉर्मल नेचर का खर्चा है वो किस में जाएगा? कॉस्टिंग पीएल में। अब ये 18,000 को क्या करें? देखो ध्यान से, एक कॉन्सेप्ट है ना अपना सप्लीमेंट्री रेट का, ये भी आपसे 1 मार्क्स में पूछ सकता है। सप्लीमेंट्री रेट क्या होता है? देखो ध्यान से, यहाँ पे 18,000 का था गुड यूनिट्स और यहाँ पे 12,000 का था जो एबनॉर्मल रीजन से कटा था, ठीक है ना। अब ये 18,000 ना यहाँ पे हम डाल देते हैं, पहले डाल दिए, ठीक है। और यहाँ पे मान के चलो फिनिश गुड सोल्ड हुआ है 7,500, क्लोजिंग एफजी आ गया 500, मतलब टोटल यूनिट्स कितना बना? जब सोल्ड किया हम 7,500 यूनिट्स, क्लोजिंग एफजी 500 है, तो टोटल यूनिट्स बनाए होंगे 8,000। क्लोजिंग WIP था मान के चलो 2,000 यूनिट्स का 50%, मतलब 1,000। अब टोटल यहाँ पे कितना आ गया? 9,000। अब देखो हम यहाँ पे सप्लीमेंट्री रेट कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पे 9,000 है ना, और यहाँ पे कितना? 18,000। कौन सा 18,000 लिया? ये वाला 18,000, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे आ गया, तो अब इस दोनों को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? ₹2 पर यूनिट। अब ये ₹2 पर यूनिट इस यूनिट्स में फिनिश गुड सोल्ड में इंटू टू करते जाएंगे, तो इससे क्या आ जाएगा? अपना ये स्टॉक पड़ा हुआ है, अगले साल रिकवर कर सकते हैं, मतलब ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको हम लोग अगले साल रिकवर कर सकते हैं, ठीक है ना। लास्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन है शायद अपना, ज्यादा तो कॉन्सेप्ट है नहीं अब, नहीं अभी भी है, कुछ कुछ है, अच्छे से समझते हैं। देखो ध्यान से, अभी है मशीन आवर रेट इंपॉर्टेंट है। देखो सप्लीमेंट्री रेट तो हो गया, अब रेटेड कैपेसिटी पे बात करते हैं। तो रेटेड कैपेसिटी क्या होगा? अब मान के चलो कैपेसिटी का मतलब कंपनी का औकात, नंबर ऑफ यूनिट्स व्हिच द सप्लायर क्लेम्स दैट अ फैक्ट्री कैन प्रोड्यूस इफ इट वर्क्स फॉर 365 डेज एन ईयर और ऑन ट्रिपलेट शिफ्ट बेसिस। मतलब ये रेटेड कैपेसिटी क्या है? मतलब सप्लायर क्या सोचता है पता है? 365 दिन कंपनी से हम कंपनी काम कर रहा है, कंपनी प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम बोलेंगे रेटेड कैपेसिटी। प्रैक्टिकल कैपेसिटी मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स व्हिच अ फैक्ट्री कैन प्रोड्यूस आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट नॉर्मल हॉलिडे एंड ब्रेकडाउन एक्सेट्रा। मतलब प्रैक्टिकल कैपेसिटी, प्रैक्टिकल पे बात करें, मतलब जेन्युइन पे बात करें, क्रक्स पे बात करें, नॉर्मल डे टू डे ट्रांजेक्शन्स पे, बिजनेस पे बात करें, तो उसमें क्या हो सकता है? बिजनेस बंद होगा, हॉलीडेज पे ब्रेकडाउन भी हो सकता है, मशीन का ब्रेकडाउन, तो वो प्रैक्टिकल कैपेसिटी में कितना प्रोड्यूस कर रहा है वो होगा प्रैक्टिकल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी क्या होगा? नंबर ऑफ यूनिट्स व्हिच अ कंपनी वुड लाइक टू परचेज इन एक्सपेक्टेशन ऑफ सेल्स डिमांड। मतलब जो सेल्स का डिमांड है उस पे हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, यूनिट्स को बना रहे हैं, फिनिश्ड गुड्स को बना रहे हैं, ठीक है ना। ये हो गया अपना नॉर्मल कैपेसिटी। एक्चुअल कैपेसिटी क्या होगा? नंबर ऑफ यूनिट्स एक्चुअली प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स एक्चुअली प्रोड्यूस्ड। ये क्या बात करेगा? एक्चुअल कैपेसिटी का।
ठीक है ना। अब देखो, मान के चलो रेटेड कैपेसिटी 730 टन बनता है 365 दिन अगर हम साल का काम करते हैं तो। और नंबर बी क्या है, मान के चलो हम 65 दिन हटा लेते हैं 360 दिन में से, क्या क्या चीज का, संडे, फिर हॉलीडे, फिर मान के चलो ब्रेक डाउन हो गया मशीन, कुछ भी काम हो गया, तो वो हम 365 दिन में से 300 ही दिन काम होता है, तो कैसे निकलेगा, 730 कब बना था, 365 दिन में, मतलब 730 डिवाइडेड बाय 365 इनटू काम कितना हुआ 320, तो कितना आ गया 600 टन, क्या आ गया प्रैक्टिकल कैपेसिटी। नंबर सी इज नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी क्या होता है, जब कंपनी को मतलब सेल्स डिपार्टमेंट में कितना उसको सेल्स करना है उसके बेसिस पे कितना कैपेसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, तो 525 टन उसको करना था, ये आ गया। फोर्थ वन इज एक्चुअल कैपेसिटी, कितना में एक्चुअल में बना रहा है, कितना बना रहा है 550 टन, ये हो गया एक्चुअल कैपेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन है अपना मशीन आवर रेट के ऊपर, MHR। मशीन आवर रेट क्या डिनोट करता है, मशीन आवर रेट डिनोट्स द रेट एट विच द कंपनी विल रिकवर इट्स अमाउंट ऑफ ओवरहेड फ्रॉम द कस्टमर इन कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। इतनी देर से हम लोग क्या बात कर रहे थे, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। देखो, दो इंडस्ट्री होता है कंपनी का, एक होता है कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री जिसमें मशीन का बात करेंगे, और लेबर इंडस्ट्री जिसमें हम बात करेंगे लेबर का और एम्प्लॉय का, ठीक है ना। तो मशीन आवर रेट में क्या बात करेगा, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री के ऊपर। इसमें क्या बात करेगा, तो कॉस्ट ऑफ रनिंग अ मशीन पर आवर इज MHR, मतलब एक मशीन को रन करने में कितना कॉस्ट लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, मशीन आवर रेट। अब हम स्टेप्स कैसे निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ MHR। अब देखो, एक फैक्ट्री है उसमें तो जाहिर सी बात है उसमें मशीन होगा ही, तो वो मशीन आवर रेट कैसे निकालेंगे वो इस टॉपिक पे हम लोग समझेंगे। देखो, स्टेप 1 क्या रहेगा, सेग्रीगेट टोटल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल पोर्शन। हम लोग को पता ही है टोटल कॉस्ट को हम पहले दो भाग में बांटेंगे, एक होगा अपना फिक्स्ड, एक होगा अपना वेरिएबल। फिक्स्ड और स्टैंडिंग चार्जेस में क्या क्या चीज रहेगा, इट डिनोट्स द कॉस्ट विच रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्या चीज में, इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ आवर्स विच द मशीन रन्स, मतलब मशीन कितना भी देर रन करे फिर भी वो कॉस्ट जो है सो कांस्टेंट रहेगा। अगर हम मशीन को 2 घंटा चलाएं, 4 घंटा चलाएं, नहीं चलाएं, बंद रखे, कुछ भी करे, फिर भी उसका कॉस्ट जो है सो कांस्टेंट रहेगा। वो क्या बात करेगा, फिक्स्ड और स्टैंडिंग चार्जेस। क्या क्या आएगा एग्जांपल में, रेंट। देखो, रेंट अगर हम मान के चलो फैक्ट्री का रेंट, हम मशीन प्रोड्यूस कर रहे हैं, यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, मशीन चल रहा है नहीं चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, रेंट आपका कांस्टेंट है, ठीक है ना। चाहे आप कितना भी यूनिट्स प्रोड्यूस करें नहीं प्रोड्यूस करें फिर भी। इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कितना भी आप बंद करके रखें फिर भी इलेक्ट्रिसिटी लगेगा ही। सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड टाइम बेसिस, ये सारा चीज है स्टेप 1, मतलब फिक्स्ड और स्टैंडिंग चार्जेस में। अगर वेरिएबल और रनिंग चार्जेस होगा, क्या क्या चीज हो सकता है, इट डिनोट्स द कॉस्ट व्हिच वेरीज डायरेक्टली इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ आवर्स फॉर व्हिच द मशीन रन्स, मतलब जितना मशीन रन करेगा ना उस पर वो डिपेंड करेगा वो खर्चा। क्या क्या चार्जेस हो सकता है, पावर, मतलब जितना भी मशीन लग रहा है उस पे जो पावर, मतलब मशीन को चलाने का जो एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है, हाउस हॉर्स पावर, वो चीज। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मशीन जितना चलेगा उतना उसको रिपेयर का खर्चा लगेगा, मेंटेन का खर्चा लगेगा। केमिकल, कूलेंट्स एंड लुब्रिकेंट्स, मशीन्स को ठंडा रखने का खर्चा। डेप्रिसिएशन ऑन आवर बेसिस, ठीक है ना। ये सब आएगा अपना वेरिएबल और रनिंग चार्जेस में। नोट, ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड कॉस्ट अगर रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे, व्हेन इट्स कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड यूजफुल लाइफ और फिक्स्ड डेप्रिसिएशन रेट पे हम उसको कैलकुलेट करेंगे। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट व्हेन इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ आवरली रेट, मतलब हम लोग डेप्रिसिएशन को किस में कैलकुलेट करेंगे, आवरली बेसिस पे, ठीक है ना, मशीन आवर रेट के बेसिस पे। स्टेप 2 अपना रहेगा कैलकुलेट इफेक्टिव मशीन आवर, मतलब स्टेप 1 क्या रहेगा, हम लोग क्या कैलकुलेट किए, तो उसका कॉस्ट मशीन आवर रेट में फर्दर बाइफरकेट करेंगे, मतलब सोचेंगे जो कौन सा कॉस्ट है वो अगर डायरेक्ट और स्टैंडिंग नेचर का है या वेरिएबल नेचर का है और रनिंग नेचर का है, ठीक है ना। स्टेप 2 क्या रहेगा अपना, कैलकुलेट इफेक्टिव मशीन आवर। इफेक्टिव मशीन आवर कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझो, हम लोग प्रोडक्टिव पर्पस के लिए कर रहे हैं, है ना। तो प्रोडक्टिव पर्पस कब होगा, अब मान के चलो मशीन है, मशीन लगा है, फटाफट काम चालू हो जाएगा क्या, नहीं। जैसे इंसान को वक्त लगता है 2 मिनट काम, 10 मिनट, 15 मिनट वर्क पे काम करते वक्त, मतलब शुरुआत करते वक्त, वैसे ही मशीन को स्टार्ट होने में भी कुछ टाइम लगता है। अगर मान के चलो मशीन खराब हो गया तो उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस का भी टाइम लगेगा और खर्चा लगेगा, तो वो सब चीज को हम लेस करेंगे, किससे लेस करेंगे, टोटल मशीन आवर से, तब जाके अपना निकलेगा इफेक्टिव मशीन आवर। मतलब इफेक्टिव मशीन आवर का फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल मशीन आवर माइनस सेटअप टाइम। सेटअप टाइम क्या चीज का, उसको स्टार्ट होने स्टार्ट होने तक का खर्च टाइम, और माइनस क्या करेंगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस टाइम। ये इससे अब उसको हम लेस करेंगे टोटल से, तो आएगा अपना इफेक्टिव मशीन आवर, ठीक है ना।
वी शुड डिडक्ट सेटअप टाइम, रिपेयर एंड मेंटेनेंस टाइम सिंस इट इज अनप्रोडक्टिव नेचर। ये क्या है? अनप्रोडक्टिव नेचर। क्या ये प्रोडक्टिव नेचर है? नहीं। उसको हम इसलिए क्या क्या करते हैं? लेस करते हैं। एंड नॉर्मल इन नेचर नॉट एबनॉर्मल। ये एबनॉर्मल नेचर का नहीं है, ये नॉर्मल बात है ना। देखो इसको हम ना एक इलू से समझते हैं, ध्यान से देखो। मान के चलो 1000 है, हमने क्या बोला? जो नॉर्मल नेचर का चीजें जो है वही लेस होगा, ठीक है ना, एबनॉर्मल नेचर का लेस नहीं होगा। मान के चलो 1000 है टोटल में, अब उसका सेटअप 50 घंटा लग रहा है, प्रोडक्टिव है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 100 घंटा लग रहा है। रिपेयर मेंटेनेंस का नॉर्मल 80 घंटा एंड एबनॉर्मल 20 घंटा। तो इफेक्टिव मशीन आवर कैसे करेंगे? टोटल टोटल कितना है? 1000 आवर्स माइनस क्या करेंगे हम? माइनस क्या करेंगे? नॉर्मल वाला बात करेंगे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस देखो सेटअप में क्या है? प्रोडक्टिव वाला है, हम बात क्या करेंगे? नॉन प्रोडक्टिव वाला लेस करेंगे ना, बट वो प्रोडक्टिव है तो उसको हम लेस नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो नॉर्मल वाला चीज है वो हम लेस करेंगे, मतलब 1000 माइनस 80 दैट इज 920 आवर रहेगा अपना इफेक्टिव मशीन आवर। देख लो एक बार एग्जांपल। और कुछ है क्या? देखो टू हायर मशीन आवर रेट, अब ये क्या कॉन्सेप्ट है एक बार समझते हैं। देखो under this method we will calculate machine hour rate separately for fixed cost and variable cost using separate base as under। ये इंडस्ट्री, ये जो मेथड है ना, कौन सा इंडस्ट्री में होता है पता है? अब मान के चलो फर्नीचर हम बना रहे हैं, देखो एक मीडियम फर्नीचर, मतलब मेरे टाइप का आदमी वालों के लिए, ठीक है ना, मीडियम साइज का अपने को फर्नीचर मतलब चेयर चाहिए, ठीक है। अब कुछ गेंडे टाइप का आदमी, मोटा फैटी इंसान, होबी सॉरी छुबी टाइप का आदमी, उसको थोड़ा बड़ा चेयर लगेगा, ठीक है ना। और कुछ जो पोपटलाल टाइप का आदमी, उसको क्या होगा? पतला चेयर चाहिए होगा। तो ये 3 चेयर में मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो उस चीज में ये वाला मेथड काम आएगा, टू टायर मशीन आवर रेट, ठीक है ना, ये वाले इंडस्ट्री में ये काम आएगा। Under this method, we will calculate machine hour rate separately for fixed cost and variable cost using separate base as under। क्या क्या बेस होगा? फिक्स्ड कॉस्ट बेस होगा, वेरिएबल कॉस्ट बेस होगा। फिक्स्ड कॉस्ट क्या बोलेगा? अग्रीगेट रनिंग टाइम एंड सेटअप टाइम, मतलब अग्रीगेट ऑफ रनिंग टाइम, रनिंग टाइम मतलब मशीन का रनिंग टाइम प्लस एंड सेटअप टाइम, इस दोनों को जोड़ेंगे किससे? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय रनिंग प्लस सेटअप टाइम, ठीक है ना। वेरिएबल कॉस्ट में क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ मशीन का रनिंग टाइम। और रनिंग टाइम क्या बात करेगा? टोटल मशीन आवर माइनस सेटअप टाइम माइनस रिपेयर एंड मेंटेनेंस। देखो उसमें हम लोग क्या सीखे थे? सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिव नेचर होगा, इसमें क्या होगा? अनप्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव दोनों इरेलीवेंट है, कोई जरूरी नहीं है जो प्रोडक्टिव ही हो या अनप्रोडक्टिव ही हो, ठीक है ना। ये था अपना टू टायर मशीन आवर रेट वाला कॉन्सेप्ट। और भी है क्या? कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं है। तो ये अपना पूरा 13 पेजेस का शायद था समरी ऑफ अपना ओवरहेड, जो बहुत ही लेंदी चैप्टर है। पता नहीं ये वीडियो कितना मिनट का हुआ, शायद 30 मिनट्स अप्रोक्सीमेट हुआ, बट ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्रूटफुल साबित होगा अगर आप वीडियो को एंड तक जरूर देखे होंगे तो। अगर एंड तक आपने जरूर देखा होगा तो वीडियो को अगर पसंद आ रहा हो, फिर से वही बात, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करो, नहीं लग रहा है तो डिसलाइक कर देना। कमेंट करना कैसा वीडियो बन रहा है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर कमेंट कर देना, नहीं लगे फिर भी बताओ यार कैसा बन रहा है। और आपको कौन से टॉपिक में, नए टॉपिक में वीडियो चाहिए, वो वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, और भी नए नए बहुत सारी कंटेंट मैं इस चैनल पे डालने वाला हूँ, तो चैनल को कनेक्ट करके रखने और सब्सक्राइब कर लो यार। थैंक यू।